नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 2025 की परीक्षा के लिए जनरल साइंस के 25 प्रश्नों की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसका भाग 14 यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। इस सीरीज में सामान्य विज्ञान के 25 प्रश्नों को हम कवर करवाते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपका जो ग्रुप डी का सिलेबस है उसमें यह बात बताई गई है कि जो 25 प्रश्न हैं 25 नंबर के जनरल साइंस के पूछे जाएंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग ही इस क्लास को कवर करवाया जा रहा है। अभी तक हमने इस सीरीज में 13 वीडियो को अपलोड कर दिया है। प्रत्येक वीडियोस में आपको 25 इम्पॉर्टेंट जनरल साइंस के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। सारे प्रश्न आपके ग्रुप डी 2025 की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इस सीरीज की प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। एक ही जगह पर प्लेलिस्ट में जाकर आप साइंस के सभी वीडियोस को आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो वीडियो साइंस के आपके ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बनाए गए हैं। आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो 25 प्रश्नों का भाग 14 है, इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। ऑप्शन बी वाला यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है उसको जो है एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। यानी कि प्रकाश जो है प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? तो एक लाइट ईयर जो होता है आपका 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है 1 लाइट ईयर, यानी कि एक प्रकाश वर्ष। ये पैमाना आप याद कर लीजिएगा, ये मान आप याद कर लीजिएगा। जो एक प्रकाश वर्ष होता है यह 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, तेल का जो एक बैरल होता है कितने के बराबर होता है? तेल का एक बैरल निम्न में से कितना होता है? इसमें से तो 159 लीटर के बराबर होता है तेल का एक बैरल, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारसेक किसका मात्रक है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। पारसेक जो है किसका मात्रक है? तो पारसेक भी जो है यह डिस्टेंस का यानी कि दूरी का मात्रक है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, पारसेक भी जो है दूरी का मात्रक है। पारसेक का जो उपयोग है अत्यधिक लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने में किया जाता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, जो पारसेक है इसका उपयोग जो है अत्यधिक लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने में किया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मैनोमीटर के द्वारा किसको मापा जाता है? मैनोमीटर की सहायता से क्या मापा जाता है? तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? मैनोमीटर की सहायता से गैसों का दाब जो है मापा जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं वायु दाब को हम बैरोमीटर की सहायता से मापते हैं। वायु दाब को जो है बैरोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। वहीं गैसों का दाब जो है मैनोमीटर नामक जो मैनोमीटर नामक जो आपका यंत्र होता है उसकी सहायता से हम गैसों का दाब मापते हैं। वहीं बैरो जो मीटर होता है उसकी सहायता से हम वायु दाब को मापते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया था? एक्स किरणों का जो आविष्कार है यह किसके द्वारा किया गया था आपसे पूछा जा रहा है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विल्हेम रॉन्टगन, इन्हीं के द्वारा जो है एक्स किरणों का आविष्कार किया गया था। तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? एक्स किरणों की बात कर रहे हैं। जो एक्स किरणें क्या होती हैं? ये आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, जो एक्स किरणें हैं यह विद्युत चुंबकीय तरंगों की कैटेगरी में आती हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, दूध का जो अपेक्षिक घनत्व है किसकी सहायता से ज्ञात किया जाता है?
तो दूध का अपेक्षित घनत्व जो है हम लैक्टोमीटर की सहायता से ज्ञात करते हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, लैक्टोमीटर की सहायता से। अगला प्रश्न है, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? प्रकाश की यानी कि लाइट की जो तीव्रता है उसको नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लक्स मीटर, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लक्स मीटर की सहायता से जो है प्रकाश की तीव्रता को नापा जाता है। बादलों की दिशा और गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है? बादलों की दिशा और गति को मापने वाला यंत्र इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो नेफोस्कोप। नेफोस्कोप नामक यंत्र की सहायता से जो है बादलों की दिशा और गति को मापा जाता है। तो दिए गए प्रश्न का ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रडार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। रडार जो होता है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? तो रडार का जो आविष्कार है यह किया गया था रॉबर्ट वाटसन वॉट के द्वारा। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, रॉबर्ट वाटसन वॉट ने जो है रडार का आविष्कार किया था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। न्यूटन प्रति किग्रा किसका मात्रक है? यह न्यूटन प्रति किग्रा जो है किसका मात्रक है आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, त्वरण का। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने तड़ित चालक का आविष्कार किया था? तो जो तड़ित चालक है इसका आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा, किस साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मेगर का जो उपयोग है किसको मापने में किया जाता है? मेगर की यहाँ पे बात हो रही है। मेगर की सहायता से हम क्या मापते हैं? इंसुलेशन प्रतिरोध को। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। इंसुलेशन प्रतिरोध को जो है मेगर की सहायता से मापा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, HMPV वायरस की खोज कब हुई थी? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो HMPV वायरस है इसकी खोज 2001 में ही हो गई थी तथा हाल में यानी कि इस वर्ष 2024 में यह वायरस काफ़ी चर्चा में था, जिस कारण से यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो जो HMPV वायरस है इसकी खोज 2001 में ही हो गई थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। HMPV वायरस जो है किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह जो वायरस है HMPV यह मनुष्य के फेफड़ों को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, फेफड़ों को। इसके अलावा इस वायरस का आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो इसका पूरा नाम भी आप याद रखिएगा, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। HMPV का पूरा नाम है, ये फैक्ट आपको याद रखना है, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। इसको हम इसका पूरा नाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक यसद पुष्प यानी कि फिलोसफर ओल कहलाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जिंक ऑक्साइड को आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड को हम यसद पुष्प के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। पानी को जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब गर्म किया जाता है तो आपसे पूछा गया है कि इसका आयतन में क्या परिवर्तन होगा। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो इसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा आपसे पूछा जा रहा है। बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब पानी को जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है गर्म किया जाएगा तो स्टार्टिंग में आप याद रखिएगा, स्टार्टिंग में यानी कि 0 डिग्री से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक जो है इसका आयतन कम होगा, यानी कि इसका जो आयतन है यह कम होगा। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। उसके बाद यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जो है इसका आयतन जो है बढ़ने लगता है। तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले घटेगा, यानी कि इसका आयतन 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक तो पहले घटेगा, लेकिन इसके बाद यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस के बाद पानी का आयतन जो है बढ़ने लगेगा। तो पहले घटता है
फिर इसका आयतन बढ़ता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एक चीज़ और आप याद कर लीजिएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी होता है उसका आयतन न्यूनतम होता है, लेकिन उसका जो घनत्व होता है वह अधिकतम होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो घनत्व होता है वह अधिकतम होता है, लेकिन जो उसका आयतन होता है वह न्यूनतम होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, त्वरित चालक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो त्वरित चालक बनाने के लिए जो है किस धातु का उपयोग होता है, कॉपर का। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कॉपर का जो है उपयोग किया जाता है। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है। किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव अगर है तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाएगा, उसको जो है परिणामी ध्रुव हम कहेंगे। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे यदि पूछा जा रहा है, यदि अगर संभव हो तो पूछा गया है, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो उस तीसरे ध्रुव को हम परिणामी ध्रुव कह सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वीडियो टेप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो वीडियो टेप का जो आविष्कार है चार्ल्स गिन्सबर्ग ने किया था। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। लिटमस पेपर किसकी सहायता से प्राप्त किया जाता है, तो लाइकेन से। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, लाइकेन से जो है लिटमस पेपर प्राप्त होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मोती मुख्य रूप से क्या होता है, किसका बना होता है। तो जो मोती होता है यह मुख्य रूप से किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, मोती जो होता है यह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, शरीर के किस अंग से प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। शरीर के किस अंग से प्रोटीन का पाचन स्टार्ट होता है, शुरू होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो प्रोटीन होता है इसका पाचन जो है अमाशय से स्टार्ट होता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अमाशय से यानी कि स्टोमक इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में, यहीं से जो है प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। यानी कि प्रोटीन के पाचन का जो मुख्य स्थान है वह अमाशय ही होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, प्रोटीन के पाचन का जो मुख्य स्थान है हमारे शरीर में वह अमाशय ही होता है, यानी कि स्टोमक हमारा ही प्रोटीन के पाचन का मुख्य स्थान होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कृंतक यानी कि जो इंसीसर कृंतक दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। तो कृंतक दांतों की संख्या टोटल होती है 8, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 8। टाइलिन एंजाइम का श्रावण कौन करता है। जो टाइलिन एंजाइम है इनका श्रावण किसके द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लार ग्रंथियाँ। जो लार ग्रंथियाँ होती हैं इन्हीं के द्वारा यह एंजाइम जो है स्रावित किया जाता है, जिसको हम टाइलिन कहते हैं। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, लार ग्रंथियाँ। अगला प्रश्न है, ट्रिप्सिन एंजाइम का श्रावण कहाँ से होता है। ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है इसका श्रावण कहाँ से होता है, तो अग्नाशय से। आप याद रखिएगा, अग्नाशय के द्वारा ही ट्रिप्सिन एंजाइम का जो है श्रावण किया जाता है, यानी कि जो ट्रिप्सिन एंजाइम है यहीं पाया जाता है अग्नाशय में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज का जो सामान्य विज्ञान का भाग 14 है 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों का, उसको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। यह सीरीज आपके आगामी ग्रुप डी 2025 की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।